जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ की परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दी स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स। अगले महीने से ऑपरेशनल हो जाएगी भारतीय सेना की पहली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फिर से सिविलियंस पर करी एयर स्ट्राइक और 2 से 3 वर्षों में भारतीय सेना के पास होंगे 1 लाख से अधिक ड्रोन्स। आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के लिए एक नई डीएफपी 2026 को लॉन्च किया है। डीएफपी का मतलब है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, और इस नई डीएफपी को रिलीज करने का मतलब है कि जो डिफेंस रिसर्च है, डेवलपमेंट है, इंडियन आर्म फोर्सेस में स्वदेशी टेक्नोलॉजीज का जो इंडक्शन है, तो इस पूरी प्रोसेस को तेज किया जाए। इसके अलावा डीआरडीओ लैबोरेटरीज और उनके ऑफिशियल्स के फाइनेंशियल पावर्स बढ़ेंगी। डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए अप्रूवल में जो डिले होता है तो वो कम किया जाएगा। इसके अलावा ट्रायल्स, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, इन सभी के लिए एक डेडिकेटेड फंडिंग होगी ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट से डिप्लॉयमेंट की तरफ तेजी से बढ़ सकें। इसके अलावा अर्ली स्टेज इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए ये जो फ्रेमवर्क है ये प्री प्रोजेक्ट R&D एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग को ऑथराइज करेगा ताकि एक फुल स्केल प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही कुछ प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर किया जा सके। और आप इस नए फ्रेमवर्क को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए डीआरडीओ की कोई लैब है जो कि नई मिसाइल, रडार या ड्रोन को विकसित कर रही है, तो अगर उनके पास पहले से टेस्टिंग के लिए उसकी टेक्नोलॉजी तैयार है, लेकिन तब भी डीआरडीओ लैब को पहले फाइनेंशियल अप्रूवल्स के लिए इंतजार करना पड़ता था हायर अथॉरिटीज़ से, और वो अप्रूवल्स आने के बाद ही वो ट्रायल्स कंडक्ट कर सकती थी और फिर अगले फेज में जा सकती थी, और इससे प्रोग्राम में हफ्ते या फिर कई महीनों का डिले भी हो जाता था। तो अब इस नए डीएफपी 2026 में भारत सरकार ने डीआरडीओ को कुछ नई फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर्स दी हैं जो कि डायरेक्टली डीआरडीओ ऑफिशियल्स के पास रहेंगी। यानी कि पहले अगर डीआरडीओ को कोई नई मिसाइल टेस्ट करने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए थे तो उससे पहले उसका प्रपोजल हायर हेडक्वार्टर्स को भेजना पड़ता था, वहाँ से अप्रूवल आएगा और अप्रूवल आने में बहुत समय लगेगा और उस समय से टेस्टिंग में डिले होता था। लेकिन अब इस नई फाइनेंशियल पावर्स के तहत अगर ये फाइनेंशियल पावर्स डीआरडीओ ऑफिशियल्स के अंडर ही आती हैं तो डीआरडीओ ऑफिशियल्स उसे डायरेक्टली अप्रूव कर देंगे और जो ट्रायल है वो जल्द से जल्द हो सकेगा। और डीआरडीओ अब कुछ स्पेसिफिक फंड्स केवल ट्रायल्स और इवैल्यूएशन के लिए ही रख सकती है और फिर उसके लिए कोई अलग से अप्रूवल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने यानी कि जुलाई से भारतीय सेना की पहली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। और ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स पानागढ़ बेस्ड 17th कोर, जो कि चीन पर फोकस करने वाली भारत की पहली और अभी तक की एकमात्र माउंटेन स्ट्राइक कोर है, तो उससे क्रिएट किया गया है और ये भारत चीन बॉर्डर के साथ ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पहले योजना ये थी कि 17th माउंटेन स्ट्राइक कोर से 2 डिवीजन्स के अंडर 4 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को क्रिएट किया जाएगा और वो 2 डिवीजन रहती 59 डिवीजन और 23 डिवीजन, जो कि सितंबर तक लागू होनी थी। लेकिन अब इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और इस सितंबर के बजाय अब जुलाई में ही हो रहा है। और योजना के मुताबिक इस 17th कोर से 4 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स और एक फायर सपोर्ट ग्रुप को बनाया गया है और हर एक ग्रुप को मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर कमांड करेंगे। बाकी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को आप एक मिनी आर्मी की तरह ले सकते हैं जिसमें आर्मी के सभी महत्वपूर्ण एलिमेंट्स शामिल रहते हैं, जैसे कि इन्फेंट्री, टैंक्स, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, ड्रोन्स और लॉजिस्टिक्स भी। और ये ग्रुप्स किसी भी तरह के बॉर्डर क्राइसिस के दौरान डिप्लॉयमेंट को बहुत तेज करेंगे और अगर क्राइसिस लंबे समय तक भी चलता है तो ऐसे में भी ये जो ग्रुप्स हैं ये इंडिपेंडेंटली फाइट करने में सक्षम होंगे, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण एलिमेंट्स एक साथ शामिल हैं। और इसके अलावा सभी कॉम्बैट और सपोर्ट यूनिट से एक बेटर कोऑर्डिनेशन भी बनेगा। 2016 में उरी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायलॉग, जिसे ट्रैक 1 डायलॉग भी कहते हैं, तो तब से लेकर अभी तक वो सस्पेंडेड है। लेकिन हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स आई थी कि विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच मल्टीपल ट्रैक 2 डायलॉग्स कंडक्ट किए गए। पहले आपको ये बताते कि ट्रैक 2 डायलॉग का मतलब होता है कि ये एक तरह की इनफॉर्मल नॉन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक डिस्कशन है जिसमें एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स, एकेडमिक्स, मिलिट्री वेटरन्स, बिजनेस लीडर्स और थिंक टैंक अलग अलग कंट्रीज के पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डायलॉग हो रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो उन दोनों देशों की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यानी कि ये अपने इंडिविजुअल लेवल पर होता है। और भारत और पाकिस्तान के इन ट्रैक 2 डायलॉग्स को लेकर आज सोमवार को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिश्री की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारत पाकिस्तान रिश्तों पर जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स और रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच ओवरसीज डिस्कशंस हो रहे हैं तो उसमें भारत सरकार की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वे अपनी पर्सनल कैपेसिटीज़ पर कंडक्ट कर रहे हैं और भारत सरकार ऐसी बातचीत पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। और ये प्राइवेट इवेंट्स हैं जिन्हें प्राइवेट पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं और जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो वो भी अपने इंडिविजुअल लेवल पर ही बातचीत करते हैं, वे किसी ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और फॉरेन सेक्रेटरी का ये भी कहना था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पर इस तरह के दर्जन भर इवेंट्स दुनिया भर की दर्जन भर जगहों पर होते रहते हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है और ना ही कोई स्पेशल है।
और उनका ये भी कहना था कि इस तरह के डायलॉग्स में मैं पाकिस्तान सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक भारत सरकार की बात है तो मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि इसमें भारत सरकार की कोई भी ऑफिशियल लेवल पर पार्टिसिपेशन, कोई भी सपोर्ट या किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक बार फिर से अपने इंटरनल फेलियर का दोष अपने पड़ोसियों को देते हुए पाकिस्तान मिलिट्री ने एक बार फिर से अफगानिस्तान की टेरिटरी में ग्राउंड और एरियल ऑपरेशन को कंडक्ट किया है, जिसमें 36 अफगान सिविलियंस की जान गई है और लगभग 163 घायल हुए हैं। और ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये पख्तिया, पख्तिका और कुनार प्रांत में की गई है। और इसके बारे में जानकारी देते हुए अफगान तालिबान के डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन की तरफ से कंफर्म किया गया कि ये हमला कल रात को हुआ था और जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, और जबकि 3 रेजिडेंशियल हाउसेस तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ग्राउंड ऑपरेशन था, जिसमें फ्रंटियर जोन पर एरियल स्ट्राइक्स भी शामिल थी। और पाकिस्तान का दावा है कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो मल्टीपल आतंकी घटनाएं हुई थी तो ये उसी के रिस्पॉन्स के तौर पर है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अभी कराची में जो हमला हुआ था तो उस वाले इंसिडेंट का भी इसे रिस्पॉन्स बताया गया है। जबकि पाकिस्तान के पास ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है जो साबित करते हो कि अफगानिस्तान के अंदर से इस तरह के हमले हो रहे हैं। और जबकि एक्चुअल में पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी हमले हो रहे हैं तो उनको वही संगठन अंजाम दे रहे हैं जिनको पाकिस्तान ने ही बनाया था। और सो कॉल्ड जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान में सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, उन पर सीधे बॉम्ब गिरा रहा है, तो ये भी ह्यूमन राइट्स का एक क्लियर वॉयलेशन है। और अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी मिलिट्री के इस एक्शन को एक कायरतापूर्ण हरकत बताया है और पाकिस्तान के इस कायरतापूर्ण हरकत का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अफगान तालिबान ने कहना है कि अगर वे हवा में फेल होंगे तो वे ग्राउंड पर पाकिस्तान से इसका बदला लेंगे। और पाकिस्तान की मिलिट्री ने अफगानिस्तान में एक तरह से डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत पाकिस्तान ने पहली बमबारी रात 12:30 बजे की। और जब ग्रामीण मलबे में फंसी महिलाएं और चीखते चिल्लाते बच्चे बाहर निकलने के लिए दौड़े तो पाकिस्तानी फाइटर्स ने रात 12:55 पर वापस आए और निहत्थे बचावकर्मी और इनोसेंट सिविलियंस पर दोबारा से बॉम्ब गिराए। बाकी ऑल आइज ऑन गाजा कह के आरआर करने वाले जो लोग हैं वो ये ऑल आइज ऑन अफगानिस्तान कहते हुए नहीं दिखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से के तौर पर भारतीय सेना ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, और जिसमें से एक था सर्विलियंस और स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को एक अच्छी खासी संख्या में ऑपरेट करना। और उसके लिए स्पेशलाइज बटालियंस भी सेटअप की जा रही हैं, जो कि बाज बटालियंस के नाम से जानी जाएंगी। और ये बटालियंस आर्मी एविएशन कोर के अंडर रहेंगी और इनका जो टास्क है वो असली ड्रोन प्लाटून से अलग रहेगा, क्योंकि जो असली ड्रोन प्लाटून है वो इन्फेंट्री बटालियंस और टैक्टिकल यूनिट्स का हिस्सा रहेंगे। और आर्मी चीफ की तरफ से भी इस बात पर जोर दिया गया कि एक बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इंडक्शन, अपग्रेड्स और रिप्लेनिशमेंट ये लगातार जारी रहने की ज़रूरत है। और इस रिक्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए आर्मी ने बाज बटालियंस को रेस करने वाले इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, जो कि मौजूदा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स पर बनाए जाएंगे। और इन बटालियंस में स्पेशली ट्रेन पर्सनल रहेंगे जो कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के इकोसिस्टम को ऑपरेट और मैनेज करने में सक्षम होंगे। और ये हमारी इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज से लेकर लॉन्ग रेंज पर भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को भी इन्हेंस करेगा। और आर्मी चीफ की तरफ से भी बताया गया कि लगभग 2 साल पहले भारतीय सेना के पास केवल कुछ 100 ड्रोन्स ही थे, लेकिन आज के समय में आर्मी की सर्विस में ड्रोन्स की संख्या महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ी है और अब वो 50,000 से भी ज़्यादा है। और मौजूदा रोड मैप और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स के आधार पर वे उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही वर्षों में ये संख्या और भी अधिक बढ़ेगी और लगभग 2 से 3 वर्षों में ही ये डबल होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में जो भारतीय सेना है वो लगभग 1 लाख से अधिक ड्रोन्स ऑपरेट करते हुए दिखेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला बैच है वो मैन्युफैक्चर हो चुका है और अब सेकंड बैच की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। और इस फैसिलिटी से जो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2024 में रिसालदार MRK रेड्डी, हवलदार सुभान खान, दाफेदार भूपेंद्र नेगी, लांस दाफेदार एक्स दोंग तेबेम और CFM-S नागराजू ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान हवलदार तेजू सिंह राणा और राइफलमैन गोपाल राय वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि DRDO की किस लैब ने उत्तम AES रेडार को विकसित किया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।